हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्योग्राफी के पिछले क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की संपूर्ण चर्चा कर लिया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत सारे पहलुओं को विस्तार से देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप हम लोग जानते हैं कि जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठवां ऑस्ट्रेलिया। अब हम इसके अंतर्गत अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर बैठे होंगे और स्टूडेंट एटलस में 80 और 81 पेज पर फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप आप लोगों को दृष्टिगत हो रहे होंगे। अब हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनाने। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप, तो हम अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं तो यह कुछ इस तरह से हमको ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है। ये क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है स्थित है स्वेज नहर। यहाँ पर स्थित है क्या? लाल सागर। यहाँ पर क्या स्थित है? बाब उल मंडेव जल संधि। यहाँ पर क्या स्थित है? भूमध्य सागर। फिर यहाँ पर क्या स्थित है? गिनी की खाड़ी। यहाँ पर क्या स्थित है? केप हॉर्न। और ये क्या क्षेत्र है? मेडागास्कर। ये कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पर किस देश की उपस्थिति है? सेशेल्स। ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये क्या है? ट्यूनीशिया की खाड़ी। आप लोग बनाइए। फिर हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। ये भूमध्य सागर, इसके ऊपर यूरोप की अवस्थिति है और यहीं पर ही स्थित है स्पेन। और जो ये चैनल जाता है यह जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि। फिर उसके बाद यहाँ पर किनारी द्वीप की अवस्थिति है। फिर हम देखते हैं गिनी की खाड़ी हो गया, अटलांटिक महासागर और मोजाम्बिक चैनल, सेशेल्स, हिंद महासागर, बाबुल मंदिर जल संधि, लाल सागर और गल्फ ऑफ गैबेज और गल्फ ऑफ सित्रे। यहीं पर स्थित है गैबेज की खाड़ी और यहाँ पर स्थित है गल्फ ऑफ सित्रे। आई होप आप लोगों को यह मैप, अफ्रीका महाद्वीप का मैप समझ में आ रहा होगा। तो हम इसमें याद करने का प्रयास करते हैं, माइंड मैप बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम उठाते हैं जिब्राल्टर जल संधि से, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को देश है, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो माइंड मैप बनाएंगे। जिब्राल्टर जल संधि, ट्यूनीशिया की खाड़ी, भूमध्य सागर, गैबेज की खाड़ी, गल्फ ऑफ सित्रे, सुएज नहर, लाल सागर, बाबुल मंदेव जल संधि, फिर इधर हिंद महासागर, मोजाम्बिक चैनल, सेशेल्स, केप हॉर्न, अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी और किनारी द्वीप, फिर जिब्राल्टर जल संधि। ये हमारा पेरिफेरल क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत चर्चा कर लिए हैं। अब इसके अंतर्गत हम इसकी बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया हमने चर्चा कर दिया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, यह प्राचीन भूखंड, बुलेट पॉइंट ले लेते हैं। यह प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम गोंडवाना लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि है हमारी पूरी पृथ्वी होती है। फिर यहाँ पर एक गोला होता है अंदर, जिसे कहा जाता है पेंजिया, और इसे कहा जाता है, यहाँ पर जल भरे रहते हैं, इनको कहा जाता है पेंथालासा। जब कई करोड़ कई अरब वर्षों के बाद यह पृथ्वी टूटी तो यह दो भागों में बढ़ गई। इसके ऊपर वाले को क्या कहा गया? अंगारा लैंड।
और नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड, और इसको कहा गया टेथिस सागर। यही टेथिस सागर आगे चल करके मलबे के रूप में और उठता गया और हिमालय बलित पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। ये गोंडवाना लैंड की बात हो गई। फिर हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र पठारी है, इसका जो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। पठारी महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और गिनी सील्ड जो है, जहां लौह धात्विक खनिज प्राप्त होता है, जिसकी प्राप्ति सियरा लियोन से लेकर गैबोन तक होता है। यहीं पर स्थित है सियरा लियोन। अगर आप पॉलिटिकल मैप देख रहे होंगे, सियरा लियोन, और यहीं पर स्थित है गैबोन देश। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर लौह धात्विक खनिज की अधिकता पाई जाती है, उसमें स्वर्ण निक्षेप भी पाए जाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, तो लाइबेरिया में विश्व के उच्च गुणवत्ता के लौह की प्राप्ति होती है। यहीं पर देश स्थित है लाइबेरिया। पहले अफ्रीका फ्रांस का उपनिवेश था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि आंतरिक भागों की जो खोज है, अंध महाद्वीप, आंतरिक भागों की खोज सबसे बाद में हुई है। अफ्रीका महाद्वीप का जो आंतरिक भाग है, इसकी खोज सबसे बाद में होने के कारण इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है, फिर उसके बाद विषुवत रेखा गुजरता है यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और यहाँ से गुजरता है 23.5 डिग्री मकर रेखा। फिर उसके बाद यहाँ पर गुजरता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहीं से ही यामुत्तर लाइन भी गुजरती है। यामुत्तर रेखा भी गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप 3 भागों में बटा होता है, कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा और मकर रेखा। अभी हम इसके बाद में देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, अफ्रीका के कितने देशों से होकर जा रहा है, विषुवत रेखा कितने देशों से कटते हुए जा रहा है, और कौन से देश की अवस्थिति है, कौन से पर्वत चोटी की अवस्थिति है। मकर रेखा की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो यह महाद्वीप आर्थिक क्रिया जो है इसकी, वो कृषि, पशुपालन और उत्खनन है। आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि, पशुपालन एवं उत्खनन गतिविधियां, इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जनजातीय कृषि प्रणाली का विकास है। यहाँ पर निर्वहनी के प्रकार की कृषि होती है। यहाँ पर जो प्रमुख फसल है, निर्वाहक प्रकार की कृषि, प्रमुख फसल जो है वह क्या है? मक्का। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो मक्का है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर जड़ कृषि के अंतर्गत यम और कसावा तथा रोपण कृषि प्रणाली के अंतर्गत चाय, कहवा, कोको, मसाला आदि की कृषि की जाती है। यहाँ पर रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, कसावा की कृषि की जाती है। तो हमने अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ की भौतिक संरचना उबड़ खाबड़ है तथा अधिकांश स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं। इस महाद्वीप में नवीन वलय पर्वत श्रेणियों की अनुपस्थिति पाई जाती है। यहाँ पर नवीन जो वलय पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर अनुपस्थित पाया जाता है। लेकिन यहाँ मोरक्को देश में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसे कहा जाता है एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस रेंज। परंतु जो यह एटलस रेंज है, वह अफ्रीका का भाग नहीं है। ये प्राचीन भूखंड जो कि यूरोप में अवस्थित है, आल्प्स पर्वत श्रेणी, उसका विस्तार है। जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है, उसका विस्तार है एटलस रेंज के रूप में हमें अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दृष्टिगत होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें यह जिब्राल्टर जलसंधि के पास पिरेनीज पर्वत श्रेणी से अलग हुआ है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, अब कौन कौन से देश इस रेखा से गुजरते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। आप लोग अगर आप मैप खोले होंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा
कि विषुवत रेखा जो है जीरो डिग्री देश से गुजरती है। तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे? पहले यहाँ पर आ जाएगा, वो कौन सा देश होगा? साओ टोमे। अगर आप मैप में देख रहे होंगे तो साओ टोमे देश है। उसके बाद आएगा गैबोन देश की अवस्थिति, फिर कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और कांगो 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 प्रजातांत्रिक गणराज्य, फिर आगे अवस्थिति है युगांडा की, फिर हम आगे बात करते हैं केन्या और सोमालिया की। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों की अवस्थिति अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत विषुवत रेखा पर अवस्थित है। और एक महत्वपूर्ण बातें, जो केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील है, ये भी विषुवत रेखा पर अवस्थित है। विक्टोरिया झील की भी अवस्थिति विषुवत रेखा पर पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखेंगे। तो इसमें से कौन कौन से देश गुजरते हैं? तो इसमें हम देखेंगे जो कर्क रेखा से पश्चिमी सहारा यहीं से गुजरेगा। पश्चिमी सहारा के बाद हम देखते हैं तो मॉरिटोनिया, माली, फिर हम देखते हैं तो अल्जीरिया, फिर हम देखते हैं तो नाइजर के बाद देखते हैं तो लीबिया के बाद देखते हैं तो चाड, फिर दृष्टिगत होता है हमें मिस्र देश। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश कर्क रेखा से गुजरते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें देखते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा कि पहला देश है नामीबिया, दूसरा देश आएगा बोत्सवाना, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा आ जाएगा मोजाम्बिक, पांचवा आ जाएगा मेडागास्कर। यानी कि 7 देश इससे गुजर रहे हैं, 8 देश इससे गुजर रहे हैं और 5 देश मकर रेखा से गुजर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्टूडेंट एटलस लेकर बैठे होंगे 81-82 पेज पर आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दृष्टिगत हो रहे होंगे, और यह पॉलिटिकल मैप में आपको देखना है। ये आप लोग नोट कीजिए। तब प्रधान यामोत्तर रेखा की बात करते हैं। अब जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री, ये अफ्रीका के अल्जीरिया, फिर उसके नीचे देखेंगे तो प्राप्त होगा माली, फिर उसके नीचे देखेंगे तो बुर्किना फासो, फिर उसके बाद देखेंगे तो टोगो, फिर उसके नीचे देखेंगे तो घाना, फिर उसके नीचे देखेंगे तो गिनी की खाड़ी। यह प्रधान यामोत्तर रेखा जो कि D0 डिग्री लाइन है, यह अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, गिनी की खाड़ी से ऊपर गुजरती है। 5 देश इसमें भी आ जाएंगे। ऐसे ही आप लोग नोट कीजिए और बढ़िया सा नोट्स बनाइए, जिससे प्रीलिम्स के 2 महीना पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। और जो प्रधान यामोत्तर रेखा है और कर्क रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा जा रही है, दूसरा जो कर्क रेखा जा रही है, यह एक स्थान पर काटती है। वह स्थान है अल्जीरिया, अल्जीरिया देश की अवस्थिति है, यह है कर्क रेखा। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है और जो कर्क रेखा है, वह जो जहाँ पर काटती है वहाँ पर एक जंक्शन निर्मित होता है, जो कि अल्जीरिया में प्राप्त होता है हमें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य सागर से सीमा लगने वाले पश्चिम से पूर्व की ओर देश जो है, भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश, वो भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। तो हम देखते हैं तो पश्चिमी सहारा नहीं है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया,
मोरक्को पश्चिम से पूर्व की ओर, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, फिर हमको दृष्टिगत होता है लीबिया और मिस्र। यह आपके सीमा साझा करने वाले देश हो गए। आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे अफ्रीका का सींग के रूप में जाना जाता है, जो कि अफ्रीका के यह भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन कौन से देश हैं जो कि ट्रिक के रूप में हम देखेंगे, जिसे कहा जाता है सीड। कौन कौन से देश आएंगे? सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, और डी से होता है जिबूती देश। 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत दृष्टिगत होते हैं, जो कि आप लोग अपने एटलस में देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत एक तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, दूसरा केन्या, युगांडा प्लस तंजानिया आएगा। ये पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत देश है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विक्टोरिया झील है जो, वह किन किन देशों से सीमा साझा करती है? केन्या, युगांडा प्लस तंजानिया। इसको आप लोग काइट से याद रखेंगे, ये ट्रिक है। आई होप आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप समझ में आ रहा होगा, अगर आप ध्यान पूर्वक से देख रहे होंगे तो। अब अफ्रीका महाद्वीप को हम भौतिक विभाजन करके देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक विभाजन, तो अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक विभाजन अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं तो सहारा मरुस्थल, उसके दक्षिण में साहेल क्षेत्र। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका गिनी तट, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो मध्य अफ्रीका की बात करते हैं। भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से इसे 6 भागों में वितरण किया गया है, आप लोग नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सहारा मरुस्थल की हम चर्चा करेंगे। अब भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम इसको इरेज करेंगे और फिर से अपना मैप ड्रॉ करेंगे, जो कि केवल और केवल भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से यह मैप सुटेबल होगा। तो हम देखते हैं तो ये सहारा मरुस्थल क्षेत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। फिर इसके दक्षिण के भाग को साहेल क्षेत्र कहते हैं, और यह गिनी तट कहलाता है, और गिनी की खाड़ी है। और गिनी का तट को हम 4 से 5 भागों में अपने हिसाब से इसको बांट लेते हैं। यह गिनी तट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र हो जाएगा। गिनी तट हो गया, दक्षिण अफ्रीका हमारा यहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य अफ्रीका कितना भाग मध्य अफ्रीका का हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल में हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो विस्तार है वह 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा,
यह 11 देशों में फैला हुआ है। यह पश्चिम में किनारी की ठंडी जलधारा से लेकर के लाल सागर तक दृष्टिगत होता है। विस्तार 11 पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, किनारी से हमको दिखाई पड़ता है लाल सागर तक। उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो यह भूमध्य सागर से गिनी की खाड़ी तक दृष्टिगत होता है, यह मरुस्थल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मरुस्थल के निर्माण के 3 मुख्य कारक हैं। निर्माण के मुख्य कारक क्या क्या हैं? पहले तो हमने पढ़ लिया था कि मरुस्थल के निर्माण में 5 पॉइंट्स भूमिका निभाते हैं, लेकिन सहारा मरुस्थल में 3 पॉइंट भूमिका निभाते हैं। पहला, ठंडी जलधारा। कौन सी ठंडी जलधारा? किनारी की ठंडी जलधारा, जो कि यहाँ पर प्रवाहित होती है। किनारी द्वीप देखा ना, तो उसी के नाम पर ही किनारी की ठंडी जलधारा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अब तटीय पवनों का प्रवाह, जो कि स्थल से जल की ओर प्रवाहित होते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उपोष्ण जलधारा के गर्त का निर्माण। उपोष्ण जलधारा के गर्त का निर्माण। अगर हम चौथा मान लें तो प्रतिचक्रवाती दशाएं। अगर मान लें तब, नहीं तो ये तो परिस्थिति जन्य कारणों से माना जाता है। ये सहारा मरुस्थल के निर्माण के मुख्य कारक हैं। सहारा मरुस्थल के निर्माण के मुख्य कारक हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अब इसको नोट कीजिएगा। सहारा मरुस्थल जो कि फैला हुआ है, यहीं पर एक देश पड़ता है लीबिया, और लीबिया में ही एक स्थान पड़ता है अल अजीजिया, जो कि विश्व का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नोट में आप में लिखेंगे, विश्व का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजिया स्थान पर, जो कि लीबिया में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, तो इस मरुस्थल क्षेत्र में पठारी चट्टानी मरुस्थल अवस्थित है। कौन कौन से? पठारी चट्टानी मरुस्थल कौन कौन से? दारफुर, आप लोगों के एटलस में दिया होगा। कौन कौन सा है? इकुडी, अहग्गर, इकुडी, अहग्गर, फैजान, तिबिस्ती, ये पठारी चट्टान अवस्थित है। पठारी चट्टान मरुस्थल अवस्थित है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पर मरु उद्यान पाया जाता है, जिसे ओएसिस कहा जाता है। हम मरु उद्यान की चर्चा कर लेते हैं कि मरु उद्यान क्या होता है। मरु उद्यान वह होता है जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र में कहीं बीच स्थान में मृदा की अधिकता पाई जाती है और वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिससे शाकाहारी जीव जंतु भी वहाँ पर पनपते हैं। तो मरु उद्यान उसे ओएसिस कहा जाता है, जिसमें सिवा, कथारा, इसी में आपके मैप में दिया होगा कुफरा, खरगा, कुफरा और खरगा, ये मरु उद्यान अवस्थित है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बृहद रूप में फैले इस मरुस्थल में मानव अधिवास इन्हीं मरुद्यानों में प्राप्त होता है, जिसे नखलिस्तान की संज्ञा दी जाती है। मरुद्यानों में जब मरुद्यान होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु आएंगे, तो इसलिए वहाँ पर जो शिकारी हैं शिकार करने के लिए, और वहाँ पर जो मनुष्य होंगे वहाँ पर पनपेंगे, क्योंकि उन्हें शिकार करना होता है। तो इसी को ही नखलिस्तान की संज्ञा दी जाती है, मरुद्यान में मानव का अधिवास। ये पार्ट 1 रखेंगे हम। पार्ट 2 में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आगे और भी चर्चाएं होंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नवाचार करना हो आप कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए। और मैंने बताया था कल भी कि आने वाले संडे को हम मेंस की दृष्टिकोण से उत्तर लेखन अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा उत्तर लेखन लिखा जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।